हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA4 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजीशन क्लासिफिकेशन? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोजीशन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। आपको इसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है। साथ ही इसके फायदे और चैलेंजेस भी डिस्कस करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोजीशन क्लासिफिकेशन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसका मतलब है जॉब्स को उनके ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। इससे फेयरनेस और यूनिफॉर्मिटी आती है, जैसे इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के दौरान इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक टूल के रूप में डेवलप किया गया। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। पोजीशन क्लासिफिकेशन का मतलब है जॉब्स को उनके नेचर ऑफ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से ग्रुप करना। एग्जाम्पल के लिए क्लरिकल वर्क, टेक्निकल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है। ये एम्प्लॉय पर नहीं बल्कि उस जॉब की नेचर पर बेस्ड होता है। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है यूनिफॉर्मिटी इन पे, हर पोस्ट के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बायस को रिमूव करना, प्रमोशंस और पोस्टिंग्स में फेवरेटिज्म को खत्म करना, साइंटिफिक पर्सनल मैनेजमेंट, स्टाफ को सही जगह और रोल में प्लेस करना, रोल क्लैरिटी, हर पोस्ट की ड्यूटी और अथॉरिटी क्लियर करना। एग्जाम्पल, इंडियन सिविल सर्विसेज में IAS, क्लरिकल और टेक्निकल स्टाफ अलग अलग क्लासिफाइड है। 3. प्रिंसिपल्स ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। ड्यूटीज के हिसाब से ग्रुपिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायरार्की के बेस पर अलग कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन और स्किल्स को बेस बनाना, पे स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्ट लिंक मेंटेन करना। इससे एक रैशनल और फेयर सिस्टम बनता है। 4. मेथड्स ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। 2 मेन मेथड्स होते हैं। बाय ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब्स को उनके टास्क्स और अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई करना। बाय पे स्केल और रैंक, जॉब्स को सैलरी, रंगे और ग्रेड्स के बेसिस पर ग्रुप करना। एग्जाम्पल, USA में जनरल शेड्यूल GS1 to GS15 सिस्टम है, जबकि इंडिया में ग्रुप A, B, C और D क्लासिफिकेशन होता है। 5. एडवांटेजेस ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। फेयरनेस और जस्टिस प्रमोट करता है, पे स्ट्रक्चर्स को स्टैंडर्डाइज्ड बनाता है, रोल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर प्रोसेस इजी हो जाता है। 6. लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स। कभी कभी रिजिडिटी क्रिएट करता है, जॉब्स का नेचर टाइम के साथ चेंज होता है, जिससे क्लासिफिकेशन आउटडेटेड हो जाता है, सब्जेक्टिविटी एंटर हो जाती है, एम्प्लॉइज कभी अपने क्लासिफिकेशन से डिसैटिस्फाइड फील करते हैं। 7. एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में क्लासिफिकेशन फॉलो होता है। सिविल सर्विसेज को ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में डिवाइड किया गया है। पे कमीशंस इस क्लासिफिकेशन को टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं ताकि फेयरनेस और एफिशिएंसी बनी रहे। कंक्लूजन। आखिर में, पोजीशन क्लासिफिकेशन एक जरूरी टूल है जो जॉब्स को सिस्टमैटिक और फेयर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। इसके थ्रू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और रोल क्लैरिटी मेंटेन होती है। लेकिन इसका रेगुलर अपडेटिंग जरूरी है ताकि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के डिमांड्स के हिसाब से ये रेलेवेंट बने रहे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. State the functions of state training institutes. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स STI के मैं काम समझने हैं। मतलब ये इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग के जरिए सरकारी कर्मचारियों की स्किल्स और एफिशिएंसी कैसे बढ़ते हैं, उनका रोल गवर्नेंस में क्या है और रिसर्च, एवैल्यूएशन और पॉलिसी सपोर्ट में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ट्रेनिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज की स्किल्स और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होती है।
इंडिया में स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (STI) का मेन रोल स्टेट लेवल एम्प्लॉयज को ट्रेन करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाना है। यह इंस्टीट्यूट्स क्लरिकल स्टाफ से लेकर ऑफिसर्स तक सभी को ट्रेन करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एफिशिएंट बन सके। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि रिसर्च और एवेल्युएशन के काम भी ये इंस्टीट्यूट्स करते हैं। मेन बॉडी 1. कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहला काम STI का है एम्प्लॉयज की स्किल्स और एफिशिएंसी इंप्रूव करना। यह इंस्टीट्यूट्स इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं नए रिक्रूट्स को और इन सर्विस ट्रेनिंग देते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ को। टॉपिक्स कवर होते हैं जैसे गवर्नेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश स्टेट एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर ट्रेनिंग करके ऑफिसर्स को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल करने की कैपेसिटी देता है। 2. रिसर्च और पॉलिसी सपोर्ट। STI रिसर्च भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को स्टडी करके मैनुअल्स और गाइडलाइंस बनाते हैं। यह इंस्टीट्यूट्स पॉलिसी मेकर्स को फीडबैक देते हैं ताकि गवर्नेंस बेटर हो सके। जैसे केरला और कर्नाटका के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ने डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के मॉडल्स डिजाइन किए जो बाद में स्टेट पॉलिसीज में उस हुए। 3. एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग रोल। STI गवर्नमेंट स्कीम्स की एवेल्युएशन भी करते हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। यह प्रोसेस से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बेटर होती है और पॉलिसी मेकर्स को फीडबैक मिलता है। एग्जाम्पल, राजस्थान के इंस्टीट्यूट्स ने MGNREGA जैसे स्कीम्स का एवेल्युएशन किया। 4. एथिकल और प्रोफेशनल वैल्यूज का प्रमोशन। ट्रेनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म प्रमोट करना। यह इंस्टीट्यूट्स वर्कशॉप्स करते हैं RTI, जेंडर सेंसिटाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज पर। इससे सिविल सर्वेंट्स ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली और अकाउंटेबल बनते हैं। 5. स्पेशलाइज्ड और थीमेटिक ट्रेनिंग। कई इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज रन करते हैं जैसे डिजिटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। यह इंस्टीट्यूट्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके एडवांस मॉड्यूल्स बनाते हैं। इससे ऑफिसर्स नए टॉपिक्स और टेक्निक्स के साथ अपडेटेड रहते हैं। कंक्लूजन। आखिर में, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाने का एक जरूरी टूल है। ये सिर्फ ट्रेनिंग हाई नहीं देते, बल्कि रिसर्च, एवेल्युएशन और पॉलिसी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स प्रमोट करके ये इंस्टीट्यूट्स गवर्नेंस को सिटीजन फ्रेंडली बनाते हैं। अगर इन्हें और स्ट्रांग बनाया जाए तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी और भी इफेक्टिव हो जाएगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 15. Explain the advantages and limitations of administrative tribunals. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस, फायदे और लिमिटेशंस, नुकसान क्या है। मतलब हमें दोनों साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक स्पेशल टाइप के बॉडीज होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। ये नॉर्मल सिविल कोर्ट्स के बाहर काम करते हैं लेकिन एक क्वासी जुडिशियल रोल प्ले करते हैं। इनका मेन पर्पस होता है फास्ट, स्पेशलाइज्ड और कम फॉर्मल जस्टिस देना, जैसे सर्विस मैटर्स, टैक्स डिस्प्यूट्स और इंडस्ट्रियल केसेस। स्कॉलर्स जैसे A.V. डाइसी और रिवर जेनिंग्स ने वेलफेयर स्टेट में ट्राइब्यूनल्स के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। इस आंसर में हम पहले एडवांटेजेस और फिर लिमिटेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज। ट्राइब्यूनल्स उन इश्यूज को हैंडल करते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जैसे सर्विस लॉ, टैक्सेशन और इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स। मेंबर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे रिटायर्ड जजेस या प्रोफेशनल्स जो सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझते हैं। एग्जाम्पल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (CAT) सर्विस मैटर्स को एफिशिएंटली हैंडल करता है। स्पीडी और कम खर्च वाली जस्टिस। कोर्ट्स की कंपैरिजन में ट्राइब्यूनल्स का प्रोसेस सिंपल होता है और केसेस जल्दी सॉल्व होते हैं। इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स मंथ्स में डिस्प्यूट सॉल्व कर देते हैं, जो कोर्ट्स में ईयर्स लग जाते हैं। कोर्ट्स का बर्डन कम करना। ट्राइब्यूनल स्पेशलाइज्ड केसेस को हैंडल करके सिविल और हाई कोर्ट्स का लोड कम करते हैं। इससे पूरे जुडिशियल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबल प्रोसीजर। ट्राइब्यूनल्स को सिविल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट की स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करनी होती।
वो अपने फ्लेक्सिबल रूल्स बना सकते हैं जो कॉमन सिटीजन्स के लिए इजी होते हैं। 2. लिमिटेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। इंडिपेंडेंस की कमी। ट्राइब्यूनल ज्यादातर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होते हैं, जिससे इम्पार्शियलिटी पे क्वेश्चन उठता है। अपॉइंटमेंट्स और सर्विस कंडीशंस मोस्टली गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यूनिफॉर्मिटी का अभाव। अलग अलग ट्राइब्यूनल्स अलग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिससे डिसीजंस में कंसिस्टेंसी नहीं होती। सिटीजन्स को अनइक्वल ट्रीटमेंट फील होता है। लिमिटेड अपील स्कोप। ट्रिब्यूनल के डिसीजंस अगेंस्ट अपील का ऑप्शन लिमिटेड होता है, सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक। जुडिशियल रिव्यू इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। डिलेज और प्रोसीजरल इश्यूज। ट्राइब्यूनल्स का पर्पस स्पीडी जस्टिस देना था, लेकिन प्रैक्टिकल में बैकलॉग और डिले होता है। एग्जाम्पल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में बैकलॉग एक सीरियस प्रॉब्लम है। अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी की कमी। लोगों को ट्राइब्यूनल्स के बारे में अवेयरनेस कम होती है। इस वजह से आम सिटीजन्स के लिए जस्टिस लेना मुश्किल हो जाता है। कंक्लूजन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स मॉडर्न गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक्सपर्टीज और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं और कोर्ट्स का बर्डन कम करते हैं। लेकिन उनके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स, जैसे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, इंडिपेंडेंस की कमी और प्रोसीजरल इश्यूज, रिफॉर्म की डिमांड करते हैं। मेरे ओपिनियन में ट्राइब्यूनल्स को ज्यादा ऑटोनॉमस और सिटीजन फ्रेंडली बनाना चाहिए ताकि उनका पर्पस सही से फुलफिल हो। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 16. What are the demerits of bureaucracy? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ब्यूरोक्रेसी के ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस एक्सप्लेन करने हैं। मतलब हमें बताना है कि ब्यूरोक्रेसी में कौन से प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रिजिडिटी, रेड टेपिज्म, करप्शन और इनएफिशिएंसी। 7 हाई एग्जाम्पल्स के साथ क्रिटिकली डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो रूल्स, हायरार्की और रैशनल लीगल अथॉरिटी पर बेस्ड होता है। मैक्स वेबर ने इसे मॉडर्न गवर्नेंस के लिए एसेंशियल माना। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे रिजिड रूल्स, पेपरवर्क, इनएफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी। ये ड्रॉबैक्स गवर्नेंस को वीक कर देते हैं और सिटीजन्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इस आंसर में हम ब्यूरोक्रेसी के डिमेरिट्स को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. रिजिडिटी और रेड टेपिज्म। ब्यूरोक्रेट्स रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। रेड टेपिज्म मतलब अननेसेसरी पेपरवर्क और अप्रूवल्स, जो काफी डिले क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, लाइसेंस, रेशन कार्ड या गवर्नमेंट अप्रूवल लेने में मंथ्स लग जाते हैं सिर्फ पेपरवर्क के वजह से। 2. फॉर्मलिज्म और डिले। हर डिसीजन मल्टीपल हायरार्की लेवल से पास होता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी तो बनती है लेकिन स्पीड स्लो हो जाती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्यूरोक्रेसी की डिले बड़ी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, फ्लड्स या डिजास्टर्स के टाइम रिलीफ जल्दी नहीं मिलता क्योंकि अप्रूवल्स में टाइम लगता है। 3. क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कमी। स्ट्रिक्ट रूल्स और पनिशमेंट के डर के वजह से ब्यूरोक्रेट्स रिस्क नहीं लेते। रिजल्ट, नए आइडियाज और इनोवेशंस आगे नहीं बढ़ पाते। मॉडर्न गवर्नेंस फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस मांगता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मोस्टली स्टेटस क्वो पे टिकती है। 4. एलियनेशन और इम्पर्सनैलिटी। वेबर ने बोला ब्यूरोक्रेसी इम्पार्शियल होती है, लेकिन कभी कभी ये सिटीजन्स को एलियनेट कर देती है। लोग फील करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उन्हें फाइल नंबर के तरह ट्रीट करते हैं, इंसान के तरह नहीं। एग्जाम्पल, कंप्लेंट ऑफिसर्स में ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर करके सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता है। 5. इनएफिशिएंसी और ज्यादा खर्चा। टाइम के साथ ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट हो जाती है। ओवर स्टाफिंग, डुप्लीकेट काम और अननेसेसरी हायरार्की रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। इंडिया में मल्टीपल एजेंसीज एक ही काम करती है, जो कॉस्ट और कंफ्यूजन दोनों बढ़ा देते हैं। 6. करप्शन और फेवरेटिज्म। कॉम्प्लिकेटेड रूल्स का मिसयूज होता है और करप्शन बढ़ता है। प्रमोशंस और पोस्टिंग्स में मेरिट की जगह फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म देखने को मिलता है। इस वजह से पब्लिक का ट्रस्ट ब्यूरोक्रेसी पर कम हो जाता है। 7. रेजिस्टेंस टू चेंज। ब्यूरोक्रेट्स रिफॉर्म्स अपोज करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पावर लूज होने का डर होता है। एग्जाम्पल, गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में रेजिस्टेंस आए क्योंकि ऑफिशियल्स पेपर बेस्ड सिस्टम प्रेफर करते थे। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके डिमेरिट्स जैसे रिजिडिटी, रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसी और करप्शन सिस्टम को वीक कर देते हैं।
पब्लिक के लिए इससे फ्रस्ट्रेशन और एलियनेशन क्रिएट होता है। इसलिए रिफॉर्म्स जैसे एक गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है ताकि ब्यूरोक्रेसी मोर एफिशिएंट और पीपल फ्रेंडली बन सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।